बीजेपी को बंगाल इसलिए जीतना था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। बीजेपी ने बंगाल जीता इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। आज मुझे शर्म आता है कि मैं किस पार्टी के लिए अपना जान दांव पे लगा के टीवी पे चिल्लाता था और डिफेंड करता था। मुझे सच में शर्म आता है। तृणमूल पार्टी बंद हो चुकी है और ममता दीदी अगर अभी भी मोह में या स्नेह में अपना आंख मूंद करके रखेंगे तो बहुत जल्द ये पार्टी साइन बोर्ड हो जाएगी। इस टूट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा शुरू हुआ था जब अभिषेक बनर्जी जी ने एक चिट्ठी दिया था विधानसभा के स्पीकर को कि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है शोभनदेव चट्टोपाध्याय और बॉबी हकीम हमारे चीफ व्हिप हैं, बट उसमें कोई कानून फॉलो नहीं किया गया था। वही जो युवराज का जो एटीट्यूड है कि जो हम बोलेंगे वही होंगे, तो उसको वैसे ही उन्होंने किया और विधायकों का जो सिग्नेचर है उसको फर्जी तरीके से किया गया। उसके ऊपर अभी सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसी के खिलाफ बंगाल विधानसभा के तृणमूल के 2 जीते हुए विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और सन्दीपन शाह ने स्पीकर को अपना कंप्लेन दिया और जो 80 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से 58 विधायकों ने साइन करके अपना नया नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को चुन लिया है। जो कानून के हित में हुआ है, कानून मान के, कानून फॉलो करके हुआ है वो चीज़, उसमें अभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। 58 विधायकों ने साइन दिया था और जितना मुझे पता है अभी तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने बोला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, नहीं। जो 80 विधायक है जिन्होंने तृणमूल की टिकट पे जीता है वो भी ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी की लीडर हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, इतनी साल की अत्याचार, मानसिक अत्याचार, जो सीनियर पार्टी लीडर, विधायक, सांसद, प्रवक्ता सबके साथ जो बर्ताव किया गया है, उनके तरफ से, उनके ऑफिस के तरफ, उनके पीए के तरफ से, उनके ऑफिस के जो छोटे मोटे कर्मी हैं, वो लोग हम लोगों को 2-3 बार के विधायक, 2-3 बार के सांसदों को ऐसे फ़ोन करके बात करते थे जैसे हम लोग पार्टी के कर्मी नहीं, उनके पाले हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा सबके अंदर था, अब जैसे भय आउट हो गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब आपके सामने है पूरा चीज। तृणमूल पार्टी बंद हो चुकी है और ममता दीदी अगर अभी भी मोह में या स्नेह में अपना आंख मूंद करके रखेंगे तो बहुत जल्द ये पार्टी साइन बोर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रिगर पॉइंट था, इतने दिन से सब हर एक नेता अंदर दबा के क्यों रखे थे? ये क्या वजह थी कि पार्टी के साथ तो थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो इंसल्ट सहे जा रहे थे, वो भी अभिषेक का, जिसे राजनीतिक भाषा में भी बोल सकते हैं कि 4 दिन के आए लड़के की बात के आगे उनको झुकना पड़ रहा था। क्यों नहीं ममता बनर्जी से डायरेक्ट इसका कंप्लेन किया जाए? देखिए, ममता बनर्जी जी के पास डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी के नाम पे कंप्लेन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता था, क्योंकि ममता दीदी ने उनको वो जगह दिया था, ममता दीदी ने पार्टी उनको सौंप दिया था। तो कौन जाके बोलेगा और क्या बोलेगा? और उस टाइम तृणमूल कांग्रेस के अंदर और पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा खुद का बात, जब आरजीकर का कांड हुआ था, हम टीवी पे जाते थे प्रवक्ता के तौर पे, जब दिल नहीं मानता और जब हमें लगा कि हमारा जहन इसका परमिशन नहीं दे रहे, मैंने और 4-5 प्रवक्ताओं ने ये बात उठाया पार्टी के अंदर कि हम इसको जाके रोज डिफेंड नहीं कर सकते। तो उस टाइम पार्टी हमें बिना बताए मीडिया को लीक कर दिया गया था कि ये 4-5 प्रवक्ताओं को बिठा दिया गया। तो ये तो माहौल था। ये आप पार्टी के अंदर आवाज उठाओगे तो आपको पार्टी के पोस्ट से हटा दिया जाएगा या बिठा दिया जाएगा, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर आवाज उठाओगे तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, गांजा केस दे देगी, आर्म्स केस दे देगी और आप 6-6 महीने जेल जाओगे। सबके परिवार है, सबका मान सम्मान इज्जत है। हम क्या सब तोलाबाज और चोट चोटता थोड़ी हैं? हम लोग तो अच्छे घर से आते हैं, हम तो तृणमूल नहीं करते थे पैसा कमाने के लिए। तो सबके ऊपर ये थ्रेट कल्चर चलता था तृणमूल कांग्रेस का कि अंदर बात करोगे और ज्यादा बात करोगे तो बिठा दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के ज्यादा बात करोगे या पार्टी के बाहर जाके मीडिया से ज्यादा बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा, गांजा केस होगा, आर्म्स केस होगा। आप एएनआई मेरा बाइट ले रहे हैं। जब तृणमूल सत्ता में थी हम आपको बाइट दे सकते थे, एएनआई को बाइट दे सकते थे। एएनआई को ही तो बैन कर दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद वो क्विज मास्टर ने कि एएनआई को ही बाइट नहीं दे सकते हैं। था तो
कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रवक्ता, किसी का हिम्मत था एएनआई के बूम को बाइट देने का? नहीं था, क्योंकि यही थ्रेट कल्चर था तृणमूल में कि आप एएनआई से बात नहीं कर सकते। एएनआई बीजेपी के तरफ से बात करती है, और ये दिख तक जारी हो गया था तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी की तरफ से और वो क्विज मास्टर सांसद की तरफ से। आज भय खत्म हो गया, लोगों को भरोसा मिला है, लोग एएनआई के सामने खोल के अपनी बात रख रहे हैं। अभी जैसे कि एक रेबल शुरू हो गया है, क्या नेक्स्ट मूवमेंट आपको लगता है कि सांसद के? मैं तो कल भी बहुत नेशनल मीडिया में बोला है और आज आपके एएनआई में भी खुला बोल रहा हूं। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। ममता बनर्जी जब भी किसी धरने पार्टी के जितने रिप्रेजेंटेटिव है, वो सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर हो, चेयरमैन हो, मेयर हो या जो भी हो, हर कोई मंच पर बैठा रहता था दीदी के साथ। 2 दिन पहले भी दीदी ने एक धरना किया, हार के बाद वो पहला धरना था, कोई नहीं दिखा। गिने चुने विधायक और 1-2 सांसद दिखे उसमें। तृणमूल कांग्रेस के आज भी, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन स्प्लिट हुआ है लेजिस्लेटिव पार्टी का, वो भी तो तृणमूल कांग्रेस ही है। वो लोग तो कोई नया पार्टी नहीं बना, वो लोग खुद को तृणमूल कांग्रेस बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के आज के डेट पे भी 42 सांसद और 80 विधायक हैं। दीदी खुद जब धरने पे बैठी तो उनके साथ 4 सांसद और 7 विधायक थे, और बंगाल की मुख्यमंत्री ने जब एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग बुलाया था वहां पर 20 विधायक थे। तो ये क्या कहती है कि विधायक और सांसद अभी एक पार्टी जो इतने दिन से लोगों के साथ अन्याय किया है, हमने बहुत बार बातें उठाई, पर हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं, उस पार्टी के साथ और कोई एसोसिएट नहीं करना चाह रही। ये सीधा बात है। वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, यही आलम है। अभी भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका लॉयल्टी ममता दीदी की तरफ है, पर सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी के तरफ, किसी नेता के तरफ नहीं। क्योंकि आप ममता दीदी को अगर छोड़ दीजिए, बाकी सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा। इलेक्शन के टाइम पे जो देखा गया था, वजह है टीएमसी के टूट की, जो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को बताएंगे कि दम है तो अब आ जाओ, डीजे बजाएंगे, वो वाला जो एक लैंग्वेज था पर्सनल अटैक का, क्या ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे? देखिए, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ सीखता हूँ। 2026 इलेक्शन के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, बंगाल में परिवर्तन होने के बाद, इतने दिनों में मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं जो 15 साल में तृणमूल ने गलतियाँ की हैं। पहला गलती, भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण का डायरेक्ट रिलेशन है पोस्ट पोल वायलेंस के साथ। ये भड़काऊ भाषण 2021 से पहले भी दिए गए थे, इसलिए 21 के बाद ऐसा पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। इतने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी, इतने महिलाओं की इज्जत लूटी गई थी। तो भड़काऊ भाषण बंद होना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत आक्रमण। बीजेपी के भी कई नेता हैं जो ये कल्चर में अभी भी हैं। ये व्यक्तिगत जो अटैक है ना, ये जो पर्सनल अटैक है, ये बंद होने चाहिए। हमारे भी कुछ सांसद थे वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम, जो देश के प्रधानमंत्री को नाम से बुला रहे थे, नाम से चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा था अगर कलकत्ता में एक भी सीट हार जाएंगे तो सर मुंडवा लेंगे। कहाँ है सर मुंडवाए कि नहीं? तो ये जो व्यक्तिगत अटैक का बात होता है ना, आज भी आप देखिए तृणमूल के कुछ नेता जो अभी नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उनको भी व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और स्वस्थ तरीके से अगर राजनीति करना है तो व्यक्तिगत अटैक बंद होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा चीज जो 15 साल के तृणमूल कल्चर में खत्म हो गया, सौजन्य की राजनीति खत्म हो गया था। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं।
पहला उदाहरण अभी तृणमूल के विधायक बीजेपी के विधायक हैं सजल घोष बरानगर से। सजल घोष एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा करते हैं, संतोष मित्रो स्क्वायर का दुर्गा पूजा। वो मेरे को हर साल व्हाट्सएप में भेजते थे जब मैं तृणमूल में था और तृणमूल सत्ता में थी कि दुर्गा पूजा में आने के लिए। अब विश्वास कीजिए, सजोलदा ने 2 साल पहले राम मंदिर बनाया था दुर्गा पूजा में। मेरे घर के लोग, मेरी माँ, मेरी वाइफ, वो जाना चाहती थी, हम नहीं जा पाए क्योंकि अगर हम जाते तो मेरी पार्टी मेरे ऊपर एक्शन ले लेती। दूसरा मेरे साथ हुआ है, एक क्लब है उत्तर कलकत्ता में, उस क्लब का जो सेक्रेटरी हैं वो भले ही सीपीएम करते हो, बट हर साल मोहन बगान फुटबॉल क्लब, वो तो एक फुटबॉल क्लब है जिसका मैं लाइफ मेंबर हूं, और मोहन बगान फुटबॉल क्लब में तो कोई राजनीति नहीं है, वहां तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके समर्थक है, वो तो फुटबॉल क्लब है। तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब के नाम पे उस क्लब में एक ब्लड डोनेशन कैंप होता है, रक्तदान शिविर, रक्तदान होता है जिसमें 1000 से ज्यादा डोनर्स होते हैं। इससे बड़ा तो कोई अच्छा काम नहीं हो सकता कि रक्तदान होता है वहां पर। उस रक्तदान में मैं चला गया था जो मोहन बगान क्लब के नाम पे हो रहा था, पर जो आदमी कर रहा था, जो क्लब का सेक्रेटरी है, वो भले ही सीपीएम करता हो। मैं उस रक्तदान में पहुंच गया था, मेरी पार्टी, मेरे को अभिषेक बनर्जी जी का ऑफिस से धमकी आने लग गई, तुम कैसे सीपीएम के प्रोग्राम में चले गए। मैं समझाते समझाते थक गया कि एक रक्तदान का प्रोग्राम है जहां पर 1000 से ज्यादा डोनर से 1000 लोगों की जान बच रही है, और बैनर पे एक फुटबॉल क्लब है, ये कहां से पॉलिटिकल हो गया। पर मैं समझा नहीं पाया, मेरे को धमकियां दी गई और मेरे को बोला गया था अगले साल अगर तुम जाओगे तो तुमको निकाल दिए जाएंगे। ये 3 चीजें जो 15 साल की तृणमूल कांग्रेस में हुआ, ये बंद होना चाहिए बंगाल की राजनीति में। ये बड़ा कॉमन सा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। अगर देखिए, हम तो कोई, मेरे मम्मी पापा तो नेता मंत्री है नहीं कि हमको यूथ का पोस्ट मिल गया, छात्र का पोस्ट मिल गया, या एमएलए काउंसिलर का टिकट मिल गया। मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, मेरे घर में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पॉलिटिक्स करता हूँ, बाकी मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं। तो मैं पॉलिटिक्स एकदम नीचे से शुरू किया। मैंने रास्ते पे फ्लैग लगाया तृणमूल का, मैंने तृणमूल के पोस्टर के पीछे बटाम लगाया, मैं तृणमूल के नेता के घर पे, एक भूतपूर्व मंत्री के घर पे मैंने 1.5 साल इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखा है। तो मैं एकदम नीचे से काम करते 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 राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पहुंचा था, जिसके लिए मैंने इस पार्टी को अपनी जिंदगी के 15 साल दिए हैं। तो मुझे तो राजनीति करना है, मैं तो राजनीति का आदमी हूं। मैंने तो तोलाबाजी सिंडिकेट के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। तो उस टाइम मेरे को अगर निकाल देता तो मेरा तो राजनीति खत्म हो गया, पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। और अगर मैं निकल के किसी और पार्टी में जाके तृणमूल के खिलाफ बात करता तो शायद मेरी मम्मी का पेंशन रुक जाता, मेरी वाइफ जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है शायद उनका नौकरी चला जाता, शायद मेरे को काम से निकाल दिया जाता, या मेरे ऊपर गांजा केस या पुलिस केस लगाया जाता। सबके परिवार है, हम क्या करते हैं, हम डर गए थे। ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। एक और चीज़ जो देखा गया था कि को देखते हुए बोला गया था कि लोग जो है वो बांग्लादेश से आए हैं, जबकि टीएमसी हमेशा कहती रही है तो दिखाओ। कागज पे नहीं दिखाया गया, लेकिन हकीमपुर बॉर्डर पे अच्छे खासे लोग दिखाए गए जो कि कोलकाता में ही रहने वाले थे। ये आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। भाजपा सरकार जब वोट के दौरान यहाँ पर प्रचार में थी, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और सारे उनके वरिष्ठ नेता ये घुसपैठिया नैरेटिव चला रहे थे। हम तृणमूल कांग्रेस करते थे, हम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो हम अपने लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को फॉलो करते हैं। वो बार बार कहते थे कि ये झूठ है, बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, ये झूठ है, ये बीजेपी घुसपैठिया का प्रचार कर रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम राजनीति कर सके। तो मैं भी उस पर विश्वास करने लगा, क्योंकि जब बंगाल में एसआईआर हुआ तो चुनाव आयोग ने भी कोई लिस्ट नहीं निकाला था कि इतने बांग्लादेशी या इतने रोहिंग्या है, तो हम भी विश्वास करने लगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। उसके बाद मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ और हकीमपुर बॉर्डर या दूसरे जगहों पे हजार बांग्लादेशी रोहिंग्या दिखने लगे मुझे, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और मैं एक चीज आपको बता दूं, वहां पर आप लोग सब जाके बाइट ले रहे थे लोगों का, वहां पर एक लड़का बाइट में उसको जब पूछा गया कि तुम कहाँ रहते थे, क्या करते थे और कितने दिन से रहते थे, तो वो बोल रहा है मैं खुलना बांग्लादेश का रहने वाला हूँ, मैं 8 साल पहले बंगाल में आया हूँ और मैं जिस जगह पे, इस एक पर्टिकुलर जगह पे मैं 8 साल से हूँ और वहाँ मैं घर घर जाके लोगों का इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ। आप विश्वास कीजिए,
मेरा दिल बैठ गया कि वो जिस जगह का नाम बोल रहा है वो मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। मैंने अपने परिवार के लोगों को, मेरे घर में जो नीचे काम करते हैं उनको वो फोटो दिखाया बाकायदा कि क्या ये मेरे घर पे कभी आया इलेक्ट्रिक का काम करने। आप सोचिए, ये तो वो लड़का तो गया है बहुत लोगों के घर पे। एक बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में लोगों के घर में जाके इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे, जैसे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यक्तिगत संपर्क है, दिल्ली में बहुत ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मेरा व्यक्तिगत अच्छा संपर्क है। तो मैं वैसे ही एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉज डेस्परेट टू विन बंगाल दिस टाइम बाई एनी मीन्स पॉसिबल। तो मैंने उनसे पूछा क्यों सर, बीजेपी के तो 20 राज्यों में सरकार है, एक और राज्य जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बोल रहा है नहीं, बीजेपी को बंगाल इसलिए नहीं जीतना था क्योंकि उनको बंगाल में सत्ता बनाना था। बीजेपी को बंगाल इसलिए जीतना था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था। पूरा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट बीजेपी बंगाल, मैं आज बोल रहा हूं ये बात, बीजेपी ने बंगाल जीता इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। और हकीमपुर बॉर्डर में जो वीडियोज आ रहे हैं, हजार हजार बांग्लादेशी घुसपैठियां, मतलब मेरा से बोलने का यह है कि देखिए, हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए, और हर पार्टी यही कहती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो इलेक्शन जीतना है। कोई तो इलेक्शन नहीं लड़ता हारने के लिए, वहां तक ठीक है, पर इलेक्शन जीतने के लिए हम अपनी मातृभूमि की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देश सर्वोपरि है। मेरे लिए मेरा धर्म मेरे देश के बाद आता है, पहले देश, फिर धर्म, फिर मेरा पार्टी, मैं जो भी पार्टी करता हूं। तो पॉलिटिक्स के लिए मैं मेरी मातृभूमि का सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। आज मुझे शर्म आता है कि मैं किस पार्टी के लिए अपना जान दांव पे लगा के टीवी पे चिल्लाता था और डिफेंड करता था, मुझे सच में शर्म आता है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।